डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सेक्शन तो उसमें और भी बच्चे थे तो क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन थे, एक ही बार में बताऊं। देखिए ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, एक ब्लॉक है इस पे आपने F फोर्स लगाया है, तो ये एंगल निकालना था ताकि मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट हो। ये क्वेश्चन था ना, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूं तो नीचे की तरफ क्या आएगा, mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, इधर आएगा F cos थीटा और इधर आएगा F sin थीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिजल्ट को याद रखिएगा, थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ये मूव करेगा। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, यही है ना। ठीक, तो यहां से अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, F cos थीटा। F cos थीटा के कारण ब्लॉक कहाँ मूव होगा, आगे की तरफ। ठीक है, मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि मेरे को मिनिमम फोर्स निकालना है। ठीक है, मिनिमम फोर्स निकालना है, इसका मतलब मेरे को ब्लॉक को जस्ट मूव करना है। ये जैसे है, ये बॉडी है, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, अभी मैंने फोर्स लगाया, अभी मूवमेंट पे नहीं आ रहा, लेकिन अब इससे ज्यादा फोर्स लगाऊं तो मूव करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि जिस कंडीशन पे ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला। ठीक है, अगर जस्ट मूव करने वाला है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, म्यू एन। ठीक, तो यहां पे F cos थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। अगर इससे ज्यादा फोर्स प्रोवाइड किया तो ये मूव कर जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन तक अभी मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन। अगर इससे ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करूं तो मूव कर जाएगा ना। ठीक है, तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जब हमने इतना फोर्स प्रोवाइड किया। तो यहां पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो यहां से f इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। कॉमन ले लिया इधर आके। ठीक है, मेरे को f मिनिमम चाहिए ना, f मिनिमम चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रिक्शन के रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा। ठीक है ना, तब ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और, यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू एस है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है, मूव नहीं कर रहा। ठीक, आपने लास्ट टाइम पे एक चीज पढ़ी थी कि जो म्यू एस होता है वो tan अल्फा के इक्वल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, याद आ रहा है। ठीक है, मैंने अल्फा को एंगल ऑफ फ्रिक्शन मान रहा हूँ, उसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, अल्फा बीटा गामा जो लेना वो ले लीजिए। ये क्या है, म्यू एस इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
लास्ट टाइम ये डिराइव करवाया था, ठीक। तो मैं म्यू की जगह ये रख सकता हूँ tan अल्फा mg डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस tan अल्फा sin थीटा। tan को क्या लिखूंगा, sin अपॉन cos, तो sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा mg cos थीटा प्लस sin अपॉन cos, ठीक है। रिजल्ट को याद रखिएगा, मैथ से घबराइएगा नहीं, मैथ आपको नहीं करना है, लेकिन रिजल्ट को याद रखिए कि क्या रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा mg डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाई, एलसीएम ले लिया, कॉस अल्फा आ जाएगा, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, mg साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये आ रहा है एफ की वैल्यू। साइन अल्फा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, अल्फा आपका वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा, मेरे को तो थीटा निकालना था ना, और थीटा आपने देखा डिनोमिनेटर में ले आए। तो अगर फोर्स को मिनिमम होना है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। कब होती है, 0 पे। इसका मतलब थीटा माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू 0, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू थीटा आ गया ना। मतलब किस एंगल पे होगा, tan इनवर्स, मतलब कि कितने एंगल पे फोर्स प्रोवाइड करूं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे फोर्स प्रोवाइड करूंगा तो मेरे को मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब मेरे को एफ मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, ये रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। इतने एंगल पे फोर्स प्रोवाइड करूंगा तभी मैं मिनिमम फोर्स से बॉडी को मूव कर सकता हूँ, ठीक। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ मिनिमम इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा ना, ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये एम जी साइन अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, मैथ से, ठीक है। साइन अल्फा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक। tan अल्फा था क्या, म्यू एस, ठीक है। अब क्या एफ मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई, एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हो गए, इसको हमेशा याद रखें कि कितने एंगल पे मैं फोर्स लगाऊं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे, और मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, ठीक है। अब नोट कीजिए, रिजल्ट को याद रखिए, मैथ्स में ज्यादा कंसंट्रेट मत कीजिए। नेक्स्ट फ्राइडे आपका टेस्ट होगा अप टू एनएलएम, ठीक है। सर्कुलर भी खत्म हो जाएगा आपका 3-4 दिन में।
अप टू एनएलएम आ रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग के चैप्टर के भी क्वेश्चन आएंगे ताकि वो टच में रहे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम दूंगा यूनिट एंड मेजरमेंट से, स्ट्रेट लाइन मोशन से भी, ज्यादातर क्वेश्चन एलएनएम और सर्कुलर से दूंगा। ठीक है, सर एफ इजिकल्स टू एम जी साइन अल्फा के नीचे क्या है? नेहा कुछ कह रही है? हाँ सर, एफ इजिकल्स टू एम जी साइन अल्फा के नीचे क्या है? सबसे नीचे, सबसे नीचे, हाँ यहीं पे। नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। इसके बाद टॉपिक बताऊंगा उसमें एंगल और रिपोज। देखिए, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन लगे, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो अपने ऑनलाइन के लिए डिवाइसेस तैयार रखिए। ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं होंगी, चलेंगी। ठीक है, तो डिवाइसेस रेडी रखिए, तो मोबाइल लैपटॉप जो भी है या वाईफाई कनेक्शन है, इन सब के लिए तैयार रहिए ताकि क्लास मिस ना हो। क्योंकि लॉकडाउन लग जाएगा तो उसमें ना ही आप आ सकते ना ही मैं आ सकता हूँ, तो मेरे को घर से ही क्लास लेनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, हो सकता है ना भी लगे, लेकिन रेडी रहना ज्यादा अच्छा। आगे समझिए, ठीक है। रिजल्ट को याद रखिएगा, इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा हमेशा। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और ये सब तो मैथ्स है, नहीं भी समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैथ्स कहीं पे यूज नहीं होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम होना चाहिए, नहीं तभी तो ये मिनिमम होगा। नोट कर लिया? अब देखिए, पुल इज इजियर देन पुश। जैसे कि हम लोग ट्रॉली बैग लेके अगर चलते हैं तो हमेशा ट्रॉली बैग को आप आगे नहीं रखते हैं कि आगे से ऐसे पुश करते हुए चल रहे हैं, आप हमेशा पीछे रखते हैं, आसानी होती है ना। ठीक है, वही उसी का प्रूफ है। तो अगर मैं किसी सामान को पुल करूं तो आसानी से उसको मैं पुल करते हुए निकाल सकता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब जैसे कि मैंने कहा कि एक बॉडी है। देखिए हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये बॉटल या कोई बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को मेरे को मूव करना है। ठीक, तो मैंने दो के हिसाब से बोले कि मैंने कहा कि मैं इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, और मैंने दूसरा कहा कि मैं इस पे थोड़ा सा एंगल पे फोर्स लगाऊं। किस कंडीशन पे मेरे को कम फोर्स लगाना पड़ेगा? एंगल पे। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ा होता तो उससे पहले आपसे मैं पूछता तो आप कहते कि ये आसानी होगी, क्योंकि पूरा का पूरा फोर्स में इसी डायरेक्शन में लगा। वहां पे तो कॉम्पोनेंट लग रहा है ना, cos थीटा। ठीक है,
इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा एंगल पे मिनिमम फोर्स लगता है, ठीक है। और एक अच्छा सा क्वेश्चन है भी आपके मॉडल इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है, करेंगे तो आ जाएगा वो। अब आपने क्या कहा कि मैं इस वाले को क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, किसी थीटा एंगल पे एफ फोर्स लगाए, ठीक। अब इसी ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ थीटा एंगल पे, ठीक है। मेरे को तो इसको जस्ट स्लाइड करना है, मैं तो उस कंडीशन पे देखूंगा कि किसमें मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, जस्ट स्लाइड करने में। तो इसका मतलब अगर जस्ट स्लाइड करना है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एफबीडी ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है, n इज इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा, और f cos थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू इनटू n। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए n की, f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू n, n की वैल्यू कितनी आई, mg प्लस म्यू f साइन थीटा। इसको इधर ले जाएंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। मतलब कि पुश करने में मेरे को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इधर आते हैं, इधर हो जाएगा f cos थीटा, इधर हो जाएगा f sin थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे mg, हॉरिजॉन्टल में इधर फोर्स लग रहा है तो म्यू एन इधर लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल की वैल्यू हो गई mg माइनस f sin थीटा, और f cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू इनटू n, मतलब कि म्यू इनटू mg माइनस म्यू इनटू f sin थीटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो f फुल कितना आ जाएगा, म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। बहुत सिंपल है, इक्वेशन को तो सॉल्व कर रहा हूँ। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, एफ फुल छोटा आएगा, प्रूव हो गया। न्यूमरेटर सेम है, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, इसकी वैल्यू बड़ी होगी उस वाली, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब एफ फुल इज लेस देन एफ फुल, प्रूव हो गया कि फुल इज इजियर देन पुश। या नोट कर लिया, देखिए एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, इसमें मैंने इसको ब्लॉक को रख दिया,
ठीक है, इस सरफेस पे ब्लॉक को रख रहा हूँ और मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे एंगल को बढ़ाता जा रहा हूँ, ये इंक्लिनेशन को, ठीक है, ये रेस्ट पे है। अब हल्का सा आगे करूँ, देखिए स्लाइड करने लगे, तो जिस मैक्सिमम एंगल तक, मतलब जिस मैक्सिमम एंगल तक ये स्लाइड नहीं कर रहा, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, अब स्लाइड करने लगा, तो मतलब कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसी को कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। जिस मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तक ब्लॉक आपका रेस्ट पे है वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज। मैंने मान लिया कि एंगल बीटा है, इस पे ब्लॉक एम रखा हुआ है। अब इससे आगे अगर मैंने इंक्लिनेशन किया तो स्लाइड करना स्टार्ट कर, पहले लिख लीजिए अपने हिसाब से डेफिनेशन क्या है एंगल ऑफ रिपोज की। अब ये अगर जस्ट स्लाइड करने वाला है तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, इधर फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ये है mg cos थीटा, ये एंगल थीटा, इधर नॉर्मल। इसको अगर बैलेंस करना है तो पीछे fx max लगना चाहिए, ठीक है। इसके अगर आगे जरा भी आपने किया, fx max तो कांस्टेंट है ना, ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि sin थीटा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्लाइड करने लगेगा नीचे, ये अभी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे अगर अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है तो मेरे को बीटा की वैल्यू निकालनी है कि कितना मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए। तो अभी को बीटा कैसे निकालूंगा, रेस्ट पे है इसका मतलब fx max किसके इक्वल होना चाहिए, mg sin थीटा के, और नॉर्मल किसके इक्वल है आपका, mg cos थीटा, सॉरी बीटा है ना, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, fx max डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू tan बीटा। fx max को क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू s इंटू n डिवाइडेड बाई n इंटू tan बीटा। तो देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स म्यू s क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो मिनिमम एंगल भी क्या आ रहा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज भी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, यहाँ पे निकालिए नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यही है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला है आपके पास अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एफ क्या फ्रिक्शन, निकाल के देखिए क्या आ रहा है, दोनों वैल्यू रखी हुई है, देखिए वैल्यू पुट की जा रहा है। दोनों के स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो mg स्क्वायर
कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, अंडर रूट में mg स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इसको मैं लॉजिकली भी कर सकता था, मेरे को ये करने की जरूरत नहीं थी। सबको भूल जाइए बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, वो तो कंपोनेंट्स है ना, ठीक है। अगर मैं रियलिटी में देखूं तो ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल, mg। मतलब कि अगर ब्लॉक पे mg फोर्स लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक क्या है आपका, रेस्ट पे, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल नहीं, कांटेक्ट फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे कुछ आना चाहिए ना, तो कांटेक्ट फोर्स इसको बैलेंस करेगा। ये लॉजिकली हम लोग आंसर दे सकते। तो सिंपल सा आपने क्या सीखा कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, अगर वो रेस्ट पे है, इसका मतलब mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, कांटेक्ट फोर्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैथ्स लगाएंगे कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अब एक केस ले रहा हूँ, लिख लीजिए इसको अपने वर्डिंग में कि अगर इंक्लाइंड के प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सिंपल ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg, लेकिन ब्लॉक अगर आपका रेस्टिव पोजीशन पे है तो mg को बैलेंस करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो उसको कौन बैलेंस करेगा, कांटेक्ट फोर्स। तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो कांटेक्ट फोर्स हमेशा mg के इक्वल हो, एंगल कुछ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट करिए, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, ये ब्लॉक m है, केस 1 थीटा इज लेस देन थीटा और इक्वल टू बीटा, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है तो ब्लॉक मूव करेगा क्या, नहीं करेगा, वो तो रेस्ट पे रहेगा। मान लीजिए ब्लॉक रेस्ट पे, तो अभी मैंने क्या बताया, अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो ब्लॉक पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg, mg को कौन बैलेंस करेगा, तो मैं तो आंख बंद करके लिख दूंगा कि कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या है। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं, नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, इधर फोर्स लग रहा है mg, इधर लग रहा है mg cos थीटा, ये नॉर्मल, यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, ठीक है। आप लोग जल्दबाजी में गड़बड़ क्या करते, अगर इसको अगर आपने नहीं पढ़ा होता, आप लोग क्या लिखते, मैं पूछता कि नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालिए, आप लोग क्या करते, पहले फ्रिक्शन लिखते, म्यू एन, पेन यही चलता है सबसे पहले कि फ्रिक्शन तो म्यू एन होता है, ठीक। म्यू एन हुआ, एन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन लिख दिया, नेट कांटेक्ट फोर्स पूछा गया, यहाँ से mg cos थीटा बाहर ले लेते और ये ऑप्शन में मिलेगा, तीन ऑप्शन गलत होंगे ना, एक ही मिलेगा, ठीक है। और इसको मार्क कर देते, जल्दबाजी में ये गड़बड़ होती है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ठीक है। क्या बताया था, अब देखिए मैथ्स में कहाँ गड़बड़ किया, तो बता सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ कर दी। अगर लॉजिकली आंसर ये आ रहा है तो मैथमेटिकली भी आना चाहिए ना, ये तो ना कि मैथ्स अलग ले जाएगा आंसर,
गड़बड़ कहाँ कर दी वहां? जब हम लोगों ने एक केस किया था कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, मैंने कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं किया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0। फोर्स प्रोवाइड किया तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है, किसके हिसाब से? अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तब आता है जब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है। अभी तो मैक्सिमम फोर्स का है, क्योंकि इंक्लिनेशन तो कम है ना एंगल और रिपोर्शन, तो ये एफ की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? mg sin थीटा, ठीक है। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, गड़बड़ यहीं पे कर दी, ठीक है, क्योंकि मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख दिया वहां पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा, मैंने फोर्स लगाया, मान लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन, ठीक है, और मैंने ब्लॉक पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने कहा कि 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, तो 10 न्यूटन इधर लगेगा, तो बॉडी तो मूव कर जानी चाहिए ना, इधर मूव थोड़ी ना करती है, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा। मैं 5 न्यूटन लगाऊं तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन लगाएगा, मैं 8 लगाऊंगा तो वो भी 8 लगाएगा, मैं 10 लगाऊंगा तब वो जाके 10 लगाएगा। स्टार्टिंग में बताया था ना, तो वही कह रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। अभी वहां तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचता कुछ कम, तो वो फ्रिक्शन है वो भी mg के बराबर, mg के बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर हम लोग मैक्सिमम फोर्स तक नहीं पहुंचे हैं तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? अप्लाइड फोर्स के। स्टार्टिंग में लिखवाया था ये पॉइंट, आप बंद करके लिख लीजिए कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जब तक वो लिमिटिंग तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो यही गड़बड़ थी, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग? mg sin थीटा पुट कर दीजिए, mg कॉमन आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। हो गया। केस 2, when angle of inclination is greater than beta, अगर बीटा से बड़ा होगा तो ब्लॉक तो मूव कर जाएगा, नीचे फोर्स क्या लगेगा? mg sin थीटा, ये कितना है? mg cos थीटा, ये कितना है? mg, ये थीटा, ये नॉर्मल। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक, क्योंकि ब्लॉक मूव कर गया, ब्लॉक विल मूव। यहाँ पे एफ के लगेगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन, ठीक है। इधर की तरफ मूव करेगा तो इसका एक्सीलरेशन होगा, ठीक। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? mg sin थीटा माइनस म्यू के इनटू एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, m कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आपने स्टार्टिंग में भी किया, अगर ब्लॉक कर रख दूं, स्मूथ सरफेस है तो मास पे डिपेंड नहीं करता, एक्सीलरेशन कितना आता है? g sin थीटा की। यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया इसलिए म्यू के g cos थीटा दिया, ये लिख लीजिएगा, एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखिए कि अगर इंक्लाइंड सरफेस पे ब्लॉक मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कांटेक्ट फोर्स निकालिए, अब तो निकाल सकते हैं ना इसमें, कांटेक्ट फोर्स निकालिए।
खुद देखिए, बगल पे भरोसा मत कीजिए। तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? C इज इक्वल टू अंडर रूट एफ के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एफ के की वैल्यू कितनी है? म्यू के इंटू एन। एन कितना था? एम जी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट। यहाँ पे देखिए एम जी कॉस थीटा कॉमन है, तो उसको बाहर लिख दिया आपने। तो एम जी कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। ये कांटेक्ट फोर्स कब आएगा? जब बॉडी मूव करेगी। इसको भी फॉर्मूले के रूप में याद रखिए। अब देखिए, इसको मैंने रिलीज कर दिया, ठीक। ये एंगल जो थीटा है, एंगल रिपोज से बड़ा, ठीक है, मतलब कि मूव करेगा, ठीक। यहाँ पे 3 केस, अगर μ1 इज इक्वल टू μ2 है, ठीक। सेकंड केस, μ1 इज लेस देन μ2 है। थर्ड केस, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है। तीनों केस में दोनों के बीच में नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल निकालना है बिटवीन m1 एंड m2। क्यों? क्यों? तो आपका एक्सीलरेशन सेम हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस केस में भी एक्सीलरेशन सेम होगा ना दोनों का। 2 ब्लॉक हैं, मैं पीछे से पुश कर रहा हूँ, दोनों साथ में मूव करेंगे ना, ये तो नहीं अलग अलग मूव करेंगे, मतलब कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। यहाँ पे नॉर्मल 0 होगा क्या इन दोनों के बीच? तो वहां क्यों 0 हो जाएगा? बता चुका हूँ, स्टार्टिंग क्लास में बताया था, याद कीजिएगा। 1 kg 2 kg का एग्जांपल लिया था मैंने, स्मूथ सरफेस पे छोड़ दिया था। वहां पे भी बताया था मैंने कि पहले वाले केस में नहीं हो रहा था, लेकिन इस वाले केस में नॉर्मल 0 हो रहा है, याद है कुछ? सिर्फ बायो के बलबूते पे निकालेंगे, चलिए। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, 360 आउट ऑफ 360 भी ले आएंगे, 180 आउट ऑफ 180 भी ले आएंगे केमिस्ट्री में, तब भी नहीं आएगा नीट। पाँच 540 में कुछ नहीं मिलना, कम से कम 100 नंबर तो इसमें लेकर आने पड़ेंगे।
तभी गवर्नमेंट कॉलेज का सोच। हमें ख्याल से ये तो क्लियर होगा कि फिजिक्स हलवा नहीं है। हलवा नहीं है तो इसी में आप कम टाइम देते हैं पढ़ने के लिए। जो टिपिकल होता है उसमें तो इंसान ज्यादा टाइम देता है कि टिपिकल को मैं इजी बनाऊं अपने लिए। मैं इसलिए इतनी सारी चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं बताया होता तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूं। देखिए पन्ना पलटिए, मेरे ख्याल से रीजन भी नहीं लिखा होगा आप लोगों ने, एक दो लोगों को छोड़कर। आपकी तो लग रहा है कॉपी चेंज हो गई है किसी की। वन केजी और 2 kg का एग्जाम्पल लिया था मैंने। कांस्टेंट मोशन के बाद जब टेंशन बताया था, नॉर्मल बताया था, उसके बाद ये क्वेश्चन करवाया था। मिला मिला ही नहीं। वाह, उसके अगल बगल में ये क्वेश्चन भी करवाए होंगे। ये वाला तो करवाई था एक, और एक मैंने स्टिंग में लगा के करवाया था 1 kg 2 kg। हाँ तो उसी का अगल बगल में होगा क्वेश्चन। हाँ सर मिलाया T1 T2 करके, और मास है 2 kg 3 kg 5 kg, तो फिर टेंशन निकालना था इसमें। उसके बाद ये 1 kg 2 kg का क्वेश्चन है। हाँ सर है। एक ब्लॉक पे 2 नॉर्मल लगेगा ना, एक पे इंक्लाइन। अरे इसको पहले करवाया, टेंशन एक ही वाला क्वेश्चन था। नॉर्मल बॉडी मूव करती है। ये रहा कहाँ ढूंढ, मेरे को ढूंढ के देना पड़ा। मिला नहीं मिला? आपकी कॉपी आप ही को नहीं पता कहाँ दी। न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद क्वेश्चन करवाए हैं, वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद है क्वेश्चन ये। अब बताइए रीजन, आप ही लोग बताएंगे। हाँ विनीत बताइए क्या रीजन है? अच्छा फोटो खींच के रखें, याद बना रहे हैं क्या एल्बम? क्या 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 वो एक्सेलरेशन और नॉर्मल इसमें इसमें ये रीजन मैंने बताया। मैं जो रीजन बता रहा हूँ उसको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से मत कन्वर्ट कर दीजिए, या आपने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। सर ऐसा बता रहे और अच्छी लैंग्वेज में लिख देता। देखिए यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक नीचे क्यों जा रहे हैं? mg के कारण, ठीक है। ये ब्लॉक हो या ना हो, ये वाला ब्लॉक हो या ना हो, ग्रेविटेशन इसको नीचे लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे m2 पे अगर मैं देखूं तो m2 पे ये नॉर्मल लग रहा है, वो इसको मूव करवा रहा है, ना कि s।
ठीक है, ये बताया था। यहाँ पे M2 को मूव करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल का कोई रोल नहीं है, नॉर्मल हो या ना हो, ये तो सिंपल ग्रेविटेशन के कारण नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तब मैं नॉर्मल के बारे में सोचता। और एग्जांपल भी बताया था कि अगर मैं पैराबोलिक के ऊपर से प्लेन से कूदूं बैग टांग के, तो मैंने बोला था कि अगर मैन और बैग के बीच में नॉर्मल कितना लग रहा होगा। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया। ठीक है, नहीं बताया तो वही है। ठीक, इन सब चीजों को याद रखिए। यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपने लिखा था g sin थीटा माइनस म्यू1 g cos थीटा। ठीक, और a2 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g sin थीटा माइनस म्यू2 g cos थीटा। अब मैंने पहला केस क्या लिया, म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2, दोनों के एक्सेलरेशन सेम है और दोनों ग्रेविटेशन के कारण नीचे आ रहे हैं, तो नॉर्मल कितना होगा, अब कितना होगा, अरे जीरो होगा ना, जी साइन थीटा था पहले वाले केस में 1 kg 2 kg, यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इस वाले केस में म्यू1 की वैल्यू छोटी है, म्यू1 की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब a1 इज ग्रेटर देन a2, इसका मतलब ये तो आगे निकल जाएगा ना। ठीक है, आगे निकल गया तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, तब भी नॉर्मल। इस वाले केस में पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है और आगे वाले का कम है। ठीक है, मान लीजिए जब भगदड़ मस्ती है तो पीछे वाले धक्का देते हैं आगे की तरफ, क्योंकि वो जल्दी निकलना चाहते हैं, तो नॉर्मल हमेशा लगाते रहते, लेकिन निकलते सब साथ में ही, क्योंकि उसके आगे है कोई। ठीक है, तो ये पीछे वाला इसको पुश कर रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन चलेंगे तो साथ में ही ना। ठीक है, इस वाले केस में एक्सेलरेशन तो दोनों इक्वल है, लेकिन नॉर्मल की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ये थ्योरी में पूछा गया था, और जेईई में इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो वो वैल्यू निकालने नहीं बता रहा, याद रखिए क्यों हो रहा है। फर्स्ट वाले में क्या है, म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 होगा तो a1 इज इक्वल टू a2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन दोनों का दोनों सेम होगा तो दोनों साथ में ऐसे नीचे आ रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है लेकिन नीचे क्यों आ रहे हैं, ग्रेविटेशन के कारण, तो नॉर्मल की वैल्यू जीरो। एफबीडी बना के प्रूव भी कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, लॉजिक से आंसर दिए। क्लियर यहाँ तक। अब फ्रिक्शन के क्लास टॉपिक आपका रह गया है टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास। ठीक, क्योंकि टू ब्लॉक सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वहां से ज्यादा टू ब्लॉक सिस्टम से, तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में पूरे 1-1.5 घंटे में डिस्कस। ठीक, और तब तक आप थोड़ा सा इसका देख लीजिए रिकॉर्डिंग लेक्चर, सिर्फ फ्रिक्शन देखें, पहले वाली बात में देख लीजिए, फ्रिक्शन के मेरे ख्याल से 5-6 लेक्चर हुए, तब तक रेगुलर वीक का टाइम भी है, 5-6 लेक्चर तब तक हो जाएंगे, पर डे एक लेक्चर।